नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। एसीएफ एग्जाम में यूनिट 9 में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आईयूसीएन प्रोटेक्टेड एरियाज कैटेगरीज। ठीक है, तो इस पर मैं ये क्लास बना रहा हूं। कंप्लीट हम बात करेंगे कि आईयूसीएन ने किस तरह से कैटेगरी को डिफाइन किया है। ठीक है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो कौन कौन सी कैटेगरीज जो है हमने अडॉप्ट की है और उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो वो सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए पहले हम प्रोटेक्टेड एरियाज को समझते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज की डेफिनेशन क्या दी गई है एज पर आईयूसीएन। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसके द्वारा संरक्षित क्षेत्र किसे कहा गया है, प्रोटेक्टेड एरिया किसे कहा गया है। देखो, मैंने आपको कोर्स जो हमारा था उसमें प्रोटेक्टेड एरिया, कंजर्वेशन एरिया और प्रिजर्वेशन, इन सभी चीजों को समझाया है। प्रोटेक्शन क्या है, कंजर्वेशन क्या है, प्रिजर्वेशन, इन सभी में अंतर हमने पढ़ लिया था। तो संरक्षित क्षेत्र किसे कहेंगे? एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जिसकी कुछ विशेष भौगोलिक एरिया है, सीमा है, उसको डिफाइन किया गया है, चिन्हित है। पूर्व में परिभाषित ऐसा कोई भौगोलिक स्थान है जिसको हमने क्या किया है, किसी भी कानून बाय द लॉ या किसी कानून के माध्यम से या फिर कोई और साधन बना करके, कोई भी ऐसा तरीका जिसको सरकार बैकअप करती है, ठीक है, तो ऐसे किसी कानून या प्रभावी साधन के माध्यम से प्रकृति अर्थात जो नेचर जिसमें हम रह रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है, जिसमें न केवल हम प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं बल्कि उसके साथ साथ उससे जुड़ा हुआ जो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं हैं, इकोलॉजिकल सर्विसेज, और इसके साथ साथ कल्चरल वैल्यूज, उनको भी हम वहां पर मान्यता प्रदान करते हैं और इस तरह से हम उस पूरे एरिया का मैनेजमेंट करते हैं। तो प्रकृति का संरक्षण तो करते ही है, उसके साथ साथ उस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के लिए जो कोई इकोलॉजिकल सर्विसेज अवेलेबल है जो प्रकृति के साथ सतत रूप से जारी है, मतलब बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए उनका हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, उनका लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ साथ कल्चरल वैल्यूज जितनी भी है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, उन सभी को हमने अनुमति दी है, अनुमति प्रदान की है। तो ये है आपके संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें कुछ श्रेणियां जो है आईयूसीएन द्वारा डिफाइन की गई है और उन्हीं के अनुरूप जो है बाकी देश भी जो है अपने अपने यहाँ पर श्रेणियां डिफाइन करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया की जो कैटेगरीज है वो क्या करती है? आईयूसीएन संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन श्रेणियां, आईयूसीएन प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, जितनी भी कैटेगरीज हैं वो जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको मैनेजमेंट की दृष्टि से वर्गीकृत करती है कि उनमें किस तरह का मैनेजमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं। मतलब हर एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से इसलिए अलग है क्योंकि उनको अलग तरीके से मैनेज किया जा रहा है। वहां पर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसे कुछ क्रियाकलाप है जिनको अनुमति दी गई है और जिनको अनुमति नहीं दी गई है। मतलब हो सकता है वो तुलनात्मक रूप से एक ज्यादा लिबरल है, एक ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो एक क्षेत्र हो सकता है जहां पर कोई अनुमति नहीं है, दूसरा क्षेत्र हो सकता है जहां थोड़ी अनुमति है, किसी में थोड़ी और फिर थोड़ी और, इस तरह से हमने उनको कैटेगराइज करने का प्रयास किया है। तो प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट करने का जो तरीका है उसके आधार पर उनका कैटेगराइजेशन किया गया है। ये जितनी भी श्रेणियां हैं इनको न केवल संयुक्त राष्ट्र जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, सभी देशों के समन्वयकर्ता के रूप में काम करता है, उसके अलावा बहुत से अंतर्राष्ट्रीय निकाय और कई राष्ट्रों की सरकारों द्वारा गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी कंट्रीज हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एज ए टूल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, तो वैश्विक मानक के रूप में इसको मान्यता दी गई है। ये आईयूसीएन संरक्षित क्षेत्र प्रणालियां जो है उन्हें आज विभिन्न देशों द्वारा अपनी सरकारी नीतियों में शामिल भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब इनकी कैटेगरीज की हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। कुल मिलाकर के हमारे पास में 6 कैटेगरीज है, जिसमें से पहली कैटेगरी में 2 सब कैटेगरी है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 जो हमारी है उसको हमने 2 कैटेगरीज 1A और 1B में बांटा है, और फिर उसके बाद में कैटेगरी 2, 3, 4, 5 और 6 है। देखो, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे आपके जो संरक्षण के जो कानून है वो थोड़े ढीले होते जाएंगे। मतलब सबसे ऊपर की ओर जितने भी आप एरियाज देख रहे हो वो ज्यादा टाइटली कंजर्व्ड है, उनमें जो है नियम कायदे कानून बहुत सख्त हैं और उनमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियों को जो है बहुत सख्ती के साथ प्रबंधित करने का प्रयास किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपका कैटेगरी है वो 1A है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व। ठीक है, सख्ती से जो प्राकृतिक क्षेत्र आरक्षित किया गया है वो आपका कैटेगरी 1A में आता है, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व। सेकंड कैटेगरी इज वाइल्डरनेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं जंगली क्षेत्र। मैंने आपको अभी जो प्लेनेट रिपोर्ट बताई थी उसमें मैंने जंगली एरिया के बारे में बात की थी आपसे। तो वो जंगली एरिया में जो भी क्षेत्र आते हैं वाइल्डरनेस एरिया, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में, अभी आगे इनको और भी मैं डिफाइन करूंगा,
जहां पर थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ है, लेकिन बाकी इंटैक्ट जो क्षेत्र रहे हैं वो इसमें आता है। फिर आपका राष्ट्रीय उद्यान आता है, जिसको कैटेगरी सेकंड में रखा गया है। ओके, फिर आते हैं आपके प्राकृतिक स्मारक, जिसको बोलेंगे नेचुरल मॉन्यूमेंट्स और फीचर्स। तो प्रकृति में ऐसी बहुत सी जगह है, बहुत सी गुफाएं हैं, बहुत से क्षेत्र विशेष हैं, कंदराएं हैं जो कि प्रकृति से बनी हुई है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम कैटेगरी 3 में रखते हैं। आफ्टर दैट आवास और प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो आइदर किसी हैबिटाट के कंजर्वेशन के लिए है और किसी स्पीशीज विशेष को जो है मैनेजमेंट करते हैं, इसके लिए हम कैटेगरी 4 का उपयोग करते हैं। कैटेगरी 5 संरक्षित लैंडस्केप और सीस्केप को दर्शाती है, और इसमें थोड़ी बहुत गतिविधियां जो है सम्मिलित होती है। आसपास के क्षेत्र में कुछ जो विशेष समुदायों द्वारा गतिविधियां की जाती है, उनको अनुमतियां और सारा सब होता है। तो प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स और सीस्केप्स इसमें आते हैं। और कैटेगरी 6 प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग के साथ संरक्षित क्षेत्र होता है। तो वहां पर कुछ हद तक गैर औद्योगिक गतिविधियों को भी अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन वहां पर हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके के साथ। तो यहां पर कुछ भी अलाउड नहीं है और यहां पर कुछ हद तक चीजें अलाउड है। यही ये श्रेणियां हमको दर्शाती है। एक एक करके हम सभी श्रेणियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व। देखो, अंतर ज्यादा नहीं है, वाइल्डरनेस एरिया और स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है, तो वो मैं बता देता हूं। स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में सभी प्रकार की भूवैज्ञानिक विशेषताओं के साथ में ऐसा क्षेत्र जहां बड़ी मात्रा में जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी को ये जो है धारण करता है, और वहां पर बहुत कड़े कानून लागू किए गए हैं, और उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव यात्रा, उपयोग और प्रभाव को नियंत्रित किया गया और सीमित किया गया है। मतलब बहुत ही कम मात्रा में केवल अनुसंधान के लिए और संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों के लिए ही अलाउड है लोगों को जाना, बाकी किसी का भी उस क्षेत्र में जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। वो है स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व के रूप में जो कैटेगराइज किए गए हैं। पहला लेवल ये है। इससे थोड़ा सा ढीला, मतलब थोड़ा सा कम जो है स्ट्रिक्टनेस है, थोड़ा सा छूट दी गई है। तो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व के समान ही आपका वाइल्डरनेस एरिया है, जो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आप ज्यादा एरिया को स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व में नहीं रख सकते, उसमें थोड़ा लिमिटेड ही रख सकते हो आप। ठीक है, हो सकता है किसी विलुप्त होती प्रजाति का संरक्षित करने के लिए आप ऐसा करते हो, या कुछ और कामों के लिए, या बड़ी मात्रा में अगर किसी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी गई तो उसको बचाने के लिए कर सकते हो। तो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व जैसा ही होता है वाइल्डरनेस एरिया, लेकिन थोड़ा बड़ा और थोड़ा कम कड़े तरीके से इसको जो है रखा जाता है। जैसे इसमें आपको मानव यात्रा को एक न्यूनतम लेवल तक सीमित किया जाता है। मतलब आपको कोई, जैसे नेशनल पार्क्स में तो क्या होता है, गाड़ियों के माध्यम से आप घूम सकते हैं, यहाँ पर केवल आप जो है पैदल या खुद के उपकरण जैसे साइकिल हो गया या ऐसी चीजें हैं, कुछ लोग, केवल कुछ लोगों को इस अनुमति को दिया जाता है, जिनका भी उद्देश्य अनुसंधान या शिक्षा जैसी गतिविधियां हो सकती है। तो पहले में तो जहां सब कुछ बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज्ड है, यहां पर थोड़ी बहुत अनुमति लोगों को मिल जाती है। इन क्षेत्रों में बिल्कुल संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो या तो अछूते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है प्राकृतिक रूप से, या फिर मानवीय गतिविधियों से वहां पर थोड़े बहुत बदलाव आ गए हैं। अब आजकल प्रदूषण और बाकी क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे ही बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एरिया अपने प्राकृतिक चरित्र और प्रभाव को बनाए रखते हैं, और कोई भी स्थानीय मानवीय निवास यहाँ पर नहीं होती, कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं होती, लोगों का कोई इंटरवेंशन इन क्षेत्रों में नहीं होता है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रिक्ट दो कैटेगरीज हमारी हो गई। सेकंड कैटेगरी में आपके आते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को हम या तो प्राकृतिक क्षेत्र बोलेंगे या नियर नेचुरल एरिया बोलते हैं। नियर नेचुरल, निकट प्राकृतिक, मतलब हो सकता है वहां पर थोड़ा बहुत बदलाव हमने किया है, कुछ होटल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपके नेशनल पार्क्स हैं, वहां पर कुछ होटल्स भी बने हुए हैं, वहां पर कुछ ऐसे सी पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप बर्ड वॉचिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ रोड्स भी बना होता है कच्चा पक्का, जिस तरह से भी वो सारी गतिविधियां वहां पर होती है। तो विशिष्ट प्रजाति और पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं की रक्षा होती है। तो हमारे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो किसी जीव, जो हमारा की स्टोन स्पीशीज जो होती है, ठीक है, बड़ी स्पीशीज जो होती है, उनको संरक्षित करने के लिए होता है, ताकि पूरे क्षेत्र का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, चलिए, इनमें पर्यावरण और सांस्कृतिक रूप से संगत आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, मनोरंजक और विजिटिंग गतिविधियां होती है। बहुत सी गतिविधियां, जैसे आध्यात्मिक गतिविधियां, ठीक है, नेचुरल गतिविधियां जो भी आप करना चाहते हैं, वैज्ञानिक गतिविधियों को अलाउड होता है, दवाइयां और जो जंगली पेड़ पौधों और रिश्तेदारों को खोजने का काम होता है। मनोरंजक गतिविधियां हो सकती है, जैसे घूमना फिरना, और विजिटिंग जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर अलाउड होती है, लेकिन इसमें भी संरक्षण के पूरे प्रावधान किए जाते हैं। तीसरा प्राकृतिक स्मारक या फीचर होता है। मैंने आपको बताया था नेचुरल मॉन्यूमेंट छोटा क्षेत्र होता है, बड़ा नहीं होता। तो कोई ना कोई एक ऐसा एरिया हो सकता है, जैसे कि कोई लैंडस्केप हो सकता है, लैंड फॉर्म हो सकता है,
कोई समुद्री पर्वत हो सकता है, समुद्री किनारे के पर्वत विशेष आकृति वाले होते हैं और वहां पर बहुत बड़ी जैव विविधता रहती है। कोई मरीन केव हो सकती है, कोई गुफा जो पानी के भीतर स्थित है, ठीक है। कोई सामान्य गुफा हो सकती है जो कि अपना ऐतिहासिक महत्व रखती हो, या फिर कोई प्राचीन कब्र हो सकती है, एंशिएंट ग्रेव हो सकती है। इस तरह के फीचर्स, इसको हम लिविंग फीचर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के फीचर्स जो हैं उसमें हो सकते हैं और इन फीचर्स के आधार पर ही उनको नेचुरल मॉन्यूमेंट या फीचर के रूप में जो है कैटेगराइज किया जाता है कैटेगरी 3 में। फिर आता है आपका चौथा, जिसको हम बोलते हैं आवास और प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र। कैटेगरी 4 किसी हैबिटाट को संरक्षित कर सकती है। भाई एक क्षेत्र विशेष पर्यावास को जिसमें कोई जीव विशेष रहता है, जैसे गोडाउन के अगर क्षेत्र का आप संरक्षण करते हो तो कैटेगरी 4 में आ जाएगा। या किसी स्पीशीज को, किसी विशेष स्पीशीज को आप संरक्षित करने के लिए इसका निर्माण जो है वो करते हो। तो है तो ये भी आपकी प्राकृतिक स्मारक या विशेषता के समान, लेकिन प्राकृतिक स्मारक में आप पूरी प्रजातियों का संरक्षण करते हो। यहाँ पर आप किसी विशिष्ट प्रजाति को या किसी विशिष्ट निवास क्षेत्र के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हो और इसको निरंतर सुरक्षा भी देनी पड़ती है। तो इनका लगातार हमको जो है मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है और प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको उदाहरण है, गैलापागोस नामक एक द्वीप है इक्वाडोर में, उसको वहां की देसी वनस्पति और जीवों के संरक्षण के लिए कैटेगरी 4 में प्रबंधित किया गया है। इस तरह के जो तरीके हैं वो इनमें अपनाए जाते हैं। विशेष प्रजातियों और आवासों का रखरखाव, संरक्षण और वापस से उसको अपनी पुरानी स्टेट में लाने का प्रयास इसमें होता है। यह आपका चौथी कैटेगरी हो गई, आवास प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र। पांचवी कैटेगरी और ज्यादा जो है छूट प्रदान करती है और इसमें आपके बहुत से लैंडस्केप्स और सीस्केप सम्मिलित हैं। तो कोई भी संरक्षित परिदृश्य, परिदृश्य मतलब एक दृश्य जो भी हो सकता है कोई खेती का परिदृश्य हो सकता है एक नदी का परिदृश्य हो, इस तरह की चीज को हम लैंडस्केप कहते हैं। तो भूमि से बना हुआ एक क्षेत्र दूर दूर तक फैला होता है, ठीक है, और एक विशेषता अपनी धारण करता है, ठीक है। तो कोई भी संरक्षित परिदृश्य या सीस्केप, सीस्केप मतलब जो तटीय क्षेत्र होता है उसके लिए हम कहते हैं समुद्री क्षेत्र को। तो ये एक स्पष्ट प्राकृतिक संरक्षण योजना के अंतर्गत भूमि या महासागर के पूरे क्षेत्र को कवर करता है। हो सकता है आप किसी नदी तटीय क्षेत्र को जो है इस तरह के संरक्षित लैंडस्केप में डाल दो, या हो सकता है आप किसी तटीय विशाखापट्टनम या किसी शहर में जाकर के वहां के क्षेत्र को इसमें डाल दो। वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसा नहीं है कि पूरी गतिविधियों को रोक दिया, वहां पर मानवीय गतिविधियों को अलाउड किया जाता है। और जैसे कृषि की कर सकते हैं, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड काम वहां पर किए जा सकते हैं, ठीक है, और बहुत सी गतिविधियां जो पर्यावरण से जुड़ी है और जो इसके साथ साथ लोगों को वहां से हार्वेस्ट करने की भी अनुमति देती है एक संरक्षित संतुलित रूप में, वो भी यहाँ पर होती है। तो न केवल उन गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाती है जो पारंपरिक कृषि और वानिकी प्रणाली से जुड़ी है, बल्कि क्षेत्र की निरंतर सुरक्षा और पारिस्थितिकी की बहाली को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। तो पहली बात तो ये गतिविधियां ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली इस क्षेत्र का संरक्षण करती है और इसीलिए उनको अनुमति भी दी जाती है, ठीक है। चलिए, लास्ट कैटेगरी हमारी है प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग के साथ संरक्षित क्षेत्र। ये बिल्कुल लिबरल कैटेगरी है और इसमें ऐसे सभी क्षेत्र हैं जो सांस्कृतिक मूल्य और पारंपरिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणालियों के साथ पारिस्थितिकी प्रणाली की रक्षा करते हैं। बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा होगा ना, क्या शब्द है, देखो डरना नहीं है। वो क्षेत्र जो सांस्कृतिक मूल्य मनुष्य से जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ हमारा जो मैनेजमेंट तरीका है वो पारंपरिक है। जैसे कि हम पारंपरिक खेती किसी क्षेत्र में कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो संरक्षण ही दे रहा है उसको, ठीक है। निम्न स्तर के गैर औद्योगिक प्राकृतिक संसाधन उपयोग की अनुमति। आप जंगलों से विभिन्न प्रकार के पौधे इकट्ठे कर सकते हो, आप वहां से जो है फल इकट्ठे कर सकते हो, आप छोटा मोटा मछली उत्पादन कर सकते हो। इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर अच्छी तरह से अलाउड होती है और दोनों आपस में साथ रह करके जीवन जीते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में कई जगह आपको इसी कैटेगरी 6 को देखने को मिलता है। तो ये 6 कैटेगरीज IUCN ने प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरीज में डिफाइन की है। अब देखिए, इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है उसको हम बोलते हैं भारत के संरक्षित क्षेत्र। भारत के संरक्षित क्षेत्र इसी के आधार पर है, IUCN ने जो वर्गीकरण किया है उसको आधार बना करके हमने वर्गीकरण किया है। और हमारे यहाँ पर जो काम लॉ करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था संरक्षित क्षेत्र वे हैं जिनको कानून के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया है, जहां पर डिफाइन किया गया है एक एरिया को और जहां पर समायोजन किया जाता है प्रकृति और मनुष्य गतिविधियों के बीच में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों में भारत में 4 कैटेगरीज जो है उनको संरक्षित किया गया है। तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, 1972, वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स। देखो एक 5वीं कैटेगरी है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज।
तो एनविस की वेबसाइट के अनुसार मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसको जो है ना हमारे इस एक्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है, 1972 के एक्ट में ये सम्मिलित नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको भी मानते हैं कि जिस तरह की आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित की जाती है भूमि क्षेत्र में, वैसे ही आप ये मरीन एरिया में भी स्थापित कर सकते हो, ठीक है। इसकी मन्नार की खाड़ी क्या है, वो ऐसा ही तो चीज है। ओके, एक और जो चीज आपको टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व के रूप में दिखती है, वो दरअसल आपके राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों को ही सम्मिलित करके किया जाता है। तो वो ऑलरेडी पहले ही जो है आपके संरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, बस उन्हीं को हम जो है इकट्ठा करके 2-3 को एक साथ, जैसे कोई भी टाइगर रिजर्व स्थापित होता है तो उसमें 2-3 जो सेंचुरीज है उनका एरिया जो है इंक्लूड कर लिया जाता है, उसको भी यहाँ पर हम सम्मिलित करते हैं। अब बात यह आती है कि सर हम इसको रिलेट कैसे करें उधर, उससे पहले आप इनकी स्थिति देख लो। हमारे यहाँ पर नेशनल पार्क्स कितने हैं, 101। दोस्तों 104 कई जगह आपने देखा होगा, बट अभी हाल ही में क्या हुआ, जो आपके बटन आइसलैंड है नेशनल पार्क्स, जो आपके नॉर्थ बटन आइसलैंड, मिडिल बटन आइसलैंड और साउथ बटन आइसलैंड है अंडमान निकोबार में, उनको मर्ज करके रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो ये 3 मिलकर के, ठीक है, 4 नॉर्दर्न, मिडिल और साउथ बटन, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के एक बना दिया गया है, और इसीलिए अब जो टोटल नंबर हमारा है वो 101 बताया गया। तो जो रानी झांसी नेशनल पार्क था उसमें इन तीनों को सम्मिलित कर दिया गया है, और इसीलिए क्या हो गया, 3 कम होकर के संख्या 101 हो गई। मतलब रानी झांसी पहले से था, तो ये तीनों समाप्त कर दिए गए और उनको इसमें सम्मिलित कर दिया है। इसका टोटल एरिया जो है 40,000 है, ये दिसंबर 2019 का आंकड़ा है, अभी नया कोई नहीं आया है, और 1.23% एरिया को ये कवर करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे 553 है एज पर हमारे एनविस के आधार पर, ठीक है, और ये 3.64 कवर करता है। देखो अब मैंने आपको दोनों चीजें दी है, मैंने एनविस के आधार पर भी बता दिया था हमारी क्लासेस में, करंट अफेयर जो हमने कोर्स में क्लासेस ली थी, वहां पर मैंने जैव विविधता वाले पार्ट में कंप्लीट बताया था। इनकी लिस्ट भी मैंने दे रखी, कौन सा कहां पर है, कब स्थापित किया गया, पूरे के पूरे जितने 553 भी है ना, उनकी मैंने पूरी लिस्ट दी है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा डिफरेंस था। कंजर्वेशन रिजर्व 86 के करीब है और 0.12% को धारण करते हैं, और कम्युनिटी रिजर्व जो है 0.03। ये दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन बस स्वामित्व का अंतर है। कंजर्वेशन रिजर्व सरकार के स्वामित्व में होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व जो है वो समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। और अंत में कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो 903 के करीब है, टोटल मिलाकर के चारों, ठीक है, और 1,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को धारण करते हैं। 5% क्षेत्र ये पड़ता है देश का, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का बताया रखा है, और फॉरेस्ट कवर 2017 का बता रखा है, लेकिन ये चेंज हो गया है, 2019 का हो गया है। तो उस पर मैंने आपको एक पूरा वीडियो दिया हुआ है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जो छात्र यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको मिल जाएगा, वहां से आप फॉरेस्ट रिजर्व्स के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे यहाँ पर कैटेगरीज को कुछ ऐसे जोड़ा गया है। राष्ट्रीय उद्यान आते हैं IUCN कैटेगरी सेकंड में, ठीक है, हमने जो 6 कैटेगरी पढ़ी है ना, 7 उधर, उनमें से। वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं IUCN कैटेगरी 4 में। क्या पढ़ा था हमने, प्रजाति एवं आवास प्रबंधन क्षेत्र, चौथा। तो ये अभ्यारण्य तो इसी तरह बनाए जाते हैं। जीव मंडल नीचे आते हैं IUCN कैटेगरी 5 में, जहां पर दोनों तरह की गतिविधियों की भी अनुमति होती है, लेकिन संरक्षण के साथ साथ वो प्राकृतिक गतिविधियां होती है जो किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद में आते हैं आरक्षित और संरक्षित वन, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जहां रिजर्व्ड फॉरेस्ट ज्यादा कठिन होते हैं, वहां पर आपको लिखित अनुमति चाहिए होती है हर काम के लिए, प्रोटेक्टेड में नहीं होती है। तो रिजर्व्ड ज्यादा जो है सख्त माने जाते हैं, प्रोटेक्टेड लिबरल होते हैं। तो इनको आप चौथी और छठी कैटेगरी में, तो इसको रिजर्व्ड को तो चौथी कैटेगरी में रखोगे और प्रोटेक्टेड को छठी कैटेगरी में रखोगे। फिर आता है कंजर्वेशन रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व, सेम टू सेम। कंजर्वेशन रिजर्व को आप 5वीं कैटेगरी में और सामुदायिक रिजर्व को छठी कैटेगरी में रख सकते हो। और निजी संरक्षित क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र, ये 2 और कैटेगरीज है, इनको हम किसी में भी नहीं रखते हैं। ये भी हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरियाज और कंजर्वेशन एरियाज, इनको हम किसी भी क्षेत्र में नहीं रखते हैं, ठीक है, IUCN कैटेगरी में। IUCN कैटेगरी में एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ग्राम और पंचायत वन, और ग्राम और पंचायत वनों को कैटेगरी 6 में रखा जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र द्वारा इनमें जो भी अनुमतियां दी जाती है वो प्रकृति के अनुकूल होती है। तो देखा कितना सिंपल सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया है। याद कर लेना आप, थोड़ा सा जोर आएगा पढ़ने में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। 1 नंबर का प्रश्न तो पक्का यहाँ से आना ही आना है, 1 या 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्रश्न अगर कवर करने हैं तो इस वीडियो को ढंग से दोबारा से देख लेना, और इसके नोट्स मैं अभी अपलोड कर दूंगा आपके कोर्स के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर से किसी ऐसे टॉपिक पर, तब तक थैंक यू।